बारिश ने दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया। जगह जगह पर पानी जमा हुआ नजर आया। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद रहे और कैमरे पर उन्होंने हालात वहां के बयां किए। दिखाते हैं आप। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पे है और अगर आपको मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं, साफ तौर पर आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आज सुबह यहाँ पर पोल गिरा था और जो खंभे लोहे के नीचे गिरे थे जिसमें गाड़ियाँ दब गई, वो यहाँ पर आपको मैं नज़ारा दिखा सकता हूँ जहाँ पर फ़िलहाल अब काम चल रहा है। यहाँ पर सुबह के समय में जो भी लोग अपने डिपार्चर है, फ़िलहाल ये T1 का ये इलाका है, टर्मिनल 1 है IGI एयरपोर्ट का, और यहाँ पर जो गाड़ियाँ आती है रोज़ की हज़ारों की संख्या में आवाजाही यहाँ पर रहती है। और ऐसे में जो सुबह के समय गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी, जो लोग यहाँ पर आए थे उनके ऊपर वो खंभे गिर गए। तो फ़िलहाल अभी तक एक शख्स यहाँ पर जो है उनकी मौत हो चुकी है। यहाँ पर सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू भी पहुँचे थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस शख्स की मौत हुई है उससे 20 लाख रुपए का मुआवजा यहाँ पर दिया जाएगा और जितने भी बाकी के जो इंजर्ड लोग हैं उनका सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ पर फ़िलहाल रखा जाएगा। ITO पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर आपको वाटर लॉगिंग दिखेगी। यहाँ पर ये ITO का वो रास्ता है जो काफ़ी बिजी है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो नोएडा की तरफ से प्रगति मैदान, सेंट्रल दिल्ली के जो तमाम और इलाके हैं उसके तरफ जाते हैं। और ये खासकर तब जब ये ऑफिस गोइंग आवर्स है, तब आप देख सकते हैं कि कैसा इम्पैक्ट पड़ा है ट्रैफिक पर भी। वहाँ पर जो वाटर लॉगिंग हुई है, अभी तो फिर भी पानी कम कर दिया गया है जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के द्वारा, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी जो ट्रैफिक है वो काफ़ी स्लो है। कब से फंसे हैं आप ट्रैफिक? From 7:30. 7:30 से Yes. फंसे हुए। कहाँ पे जा रहे थे आप? I am going to Gurgaon. दिल्ली में मानसून की बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। हम इस वक्त संसद भवन से बस कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए क्या हाल है। ये रायसीना रोड है जिस पर बड़े बड़े दफ्तर हैं, जिस पर कई मंत्रियों के घर हैं, और यहाँ मेरे पीछे यूथ कांग्रेस का दफ्तर है। और इस पर देखिए हालत जो है, पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ पर ये इंटरजेक्शन है एक तरीके से। जंतर मंतर रोड आपको पीछे लिखा दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर हालत ये है कि पूरा पानी लबालब है। पिछले कई घंटों से यहाँ पर पानी भरी हुई है। यहाँ पर एक ऑटो वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह से यही दिक्कत हो रही है? सवेरे से दिक्कत हो रही है और मेरी चप्पलें भी घूम गई हैं और पानी के अंदर गाड़ी भी बंद हो जाती है। ये इनकी गाड़ी है, ऑटो है, जो यहाँ पानी में बिल्कुल फंसी हुई है। और यहाँ पर वैसे जब गाड़ी आ गई है तो ये चाय का आनंद ले रहे हैं। कब से सुबह पूरी दिल्ली में यही हालत है? यही दिल्ली में, नई दिल्ली पूरा डूबा हुआ है। दिल्ली में जब बरसात होती है तो हालात एक जैसे देखने को मिलते हैं। दिल्ली का कोई भी इलाका हो, ये सुप्रीम कोर्ट का इलाका है, देश की सबसे बड़ी अदालत। सामने आपको भारत मंडपम भी दिखेगा और किस तरीके से लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। बरसात रुके हुए काफ़ी टाइम हो गया, 4 घंटे से ज़्यादा हो गई, लेकिन पानी के जो हालात हैं सड़कों पर वो आपको देखने को मिल सकते हैं। किस तरीके से गाड़ियां यहाँ पर बरसात में आ रही हैं, लोग किस तरीके से परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट में पार्किंग के हालात देखिए। हालांकि सुकून की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट फ़िलहाल बंद है, वैकेशन बेंच यहाँ पर चल रही है तो उतनी गाड़ियों की भीड़ नहीं है, लेकिन पूरी पार्किंग अभी भी पानी से भरी हुई है। इधर हम देखें तो सुबह जो पानी था वो सुप्रीम कोर्ट के जो दरवाजे हैं वहाँ तक था, अब कुछ पानी कम हुआ है। लेकिन अगर इधर हम देखेंगे, सामने भारत मंडपम है, दिल्ली का एक बड़ा अहम ये क्षेत्र है, अहम इलाका है, नई दिल्ली का इलाका है, बड़ी जगह ये है। लेकिन गाड़ियाँ किस तरीके से आ रही हैं, किस तरीके से लोग बरसात में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं इस वक्त NH9 पर हूँ और ये आप देख सकते हैं कि NH9 पर गाजियाबाद से दिल्ली जो जाने वाले रास्ता है वो पूरी तरीके से चौक है और बहुत ही जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो बहुत ही स्लो है। मैं अभी खुद इस पर सफ़र कर रहा हूँ और इंदिरापुरम के कट से लेकर और अक्षरधाम पहुँचने में तकरीबन मुझे 1 घंटे का वक्त लग गया है। तमाम सारे लोग गाजियाबाद, नोएडा के दिल्ली नौकरियां करते हैं, तो वो लोग आज सुबह जब जा रहे हैं तो उनको
एक लंबा जो ट्रैफिक जाम है उसका सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ हैं सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव जी। बारिश, दिल्ली की पहली बारिश हमारा तो बहुत नुकसान कर गई। घर में पानी भरा हुआ है, न घर से बाहर जा पाओ न बाहर से अंदर कोई आ पाए। मिलने वाले भी नहीं पहुंच सकते क्योंकि इतना इतना पानी सड़क पे है। खान मार्केट के सामने अंदर पूरा भरा हुआ। हमारा ऑफिस जहाँ हम बैठते हैं उसमें 2 दिन पहले मैंने फ्लोरिंग करवाई थी सही उसकी, तो 8-10 साल से वो खराब हो गई। आज में पानी भर गया तो वो खराब हो जाएगी, आप जानते हैं। और सुबह से शाम हो गई लेकिन वसंत कुंज के निर्माणाधीन इमारत की बेसमेंट में गिरे मजदूरों का अता पता नहीं चला है। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है, मजदूरों के बचने की संभावना भी खत्म हो रही है। लेकिन प्रशासन ना तो ये बता रहा है कि ये मजदूर कहां से आए थे, उनका नाम पता क्या था, ना ही बता पा रहे हैं कि इमारत बनाने में किससे लापरवाही हुई। दिल्ली में आज सुबह जो बारिश हुई है उसके चलते बसंत विहार के इस इलाके में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा पेश आया। इसमें 3 जो मजदूर हैं वो निर्माणाधीन इस बिल्डिंग के नीचे जो बेसमेंट है उसमें वो गिर गए और उसके बाद में 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक इनको निकाला नहीं जा सका है। जबकि एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, दिल्ली सरकार, एमसीडी सभी एजेंसियां यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद 3 मजदूरों का कोई अता पता नहीं है। ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं ये इतना पॉश इलाका है दिल्ली का। इस प्लॉट की कीमत तकरीबन 40 से 50 करोड़ रुपए होगी, लेकिन उसके बावजूद जो इसमें काम कर रहे थे उनके मजदूरों के जो सेफ्टी के उपाय थे वो शायद उस तरीके से नहीं थे। यही वजह रही कि ये जो मजदूर हैं ये कल रात को इसी जगह, इसी किनारे पर जो है वो सो रहे थे और अचानक तेज बारिश हुई। बारिश के चलते सारा जो पानी है वो इस प्लॉट में तेजी के साथ में भरने लगा और फिर जिस दीवार के सहारे वो यहाँ पर थे वो दीवार भरभरा कर नीचे गिर गई। और आप देखिए कि कितना गहरा है, तकरीबन 40 से 50 फीट जो गहराई है वो इस बेसमेंट की होगी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है मजदूरों के जो बचने की उम्मीद है वो ख़त्म हो रही है। हालांकि सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली हुई है। कुछ अधिकारी यहाँ के कह रहे हैं कि चूंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा जो है वो उस अंदर गिर गई है दीवार के साथ में, तो उसके वजह से जो है वो मजदूरों का कोई अता पता नहीं हो पा रहा है। लेकिन सवाल कई सारे हैं। दिल्ली से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया है। वित्त मंत्री अजित पवार ने कई लोक लुभावन घोषणाएं की, खासतौर से महिलाओं को ध्यान में रखते हुए। हालांकि विपक्ष इसे खोखला बजट बता रहा है। रौनक कुकड़े की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनसीपी नेता अजित पवार ने शुक्रवार को बतौर वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। लोकसभा चुनाव में एनडीए को लगे झटके के बाद इस बजट में महिलाओं और किसानों से जुड़े कई लुभावने ऐलान किए गए। महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए लगभग 46,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 5 लोगों के परिवार को हर साल 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। कपास और सोयाबीन के फसल के लिए भी किसानों को 5,000 रुपए प्रति हेक्टर बोनस दिया जाएगा। 7.5 HP पंप के इस्तेमाल करने वाले किसानों का बिजली बिल सरकार ने माफ करने का ऐलान किया है। आमच्या लेकी बहिणींच्यासाठी हमारी लड़की और बहन के लिए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना ये महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा हूँ। आज मी घोषित करत आहे। लोकसभा चुनाव के दौरान महायुति सरकार को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। प्याज के निर्यात का मामला हो या फिर कपास और धान के भाव का, और शायद यही वजह है कि सरकार ने इस बजट के जरिए किसानों को खुश करने की कोशिश की है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इससे सरकार को कितना फायदा होता है। किसानों और महिलाओं के अलावा सरकार ने आम लोगों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। खास तौर पर इसमें मुंबई और एमएमआर रीजन के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करना शामिल है। मुंबई में पेट्रोल 65 पैसे तो डीजल अब 2 रुपए सस्ता होगा। उधर विपक्ष ने सरकार की इन घोषणाओं को खोखला बताया है।
चादर लगी फटने, खैरात लगी बांटने। तो एक ही लाइन पूरी काफी है। वो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की महिला स्वाभिमानी है आणि मला असं वाटतं जिजाऊचा हा महाराष्ट्र आहे, सावित्रीबाई फुलेंचा महाराष्ट्र आहे. अनेक महिला, कर्तबगार महिला आपल्या राज्यात होऊन गेल्या, त्या यांच्या ह्या फसवणुकीला काही बळी पडणार नाही. धूल झोंकने वाला 2-3 महीने के लिए पेमेंट करेंगे और चुनाव के बाद में क्लोज करेंगे. महिलांना शासनातर्फे दरमहा 1,500 रुपये प्रदान करण्यात येतील. विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने अपने आखिरी बजट में जनता को लुभाने के लिए बड़े ऐलान तो किए, लेकिन इन्हें जमीन पर उतारने के लिए सरकार के पास अब वक्त भी बहुत कम है, क्योंकि 3 महीने बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने की उम्मीद है. मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश बैकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए. विकास और आबादी के दबाव में दिल्ली एक कंक्रीट जंगल में तब्दील होता जा रहा है. यहाँ के मौजूदा पर्यावरण को बचाने के लिए बेहद सख्त नियम कायदे हैं, लेकिन एक ऐसा मामला हम आपको दिखाते हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा इजाजत न मिलने के बावजूद पेड़ काटे गए, जिससे सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज है. दक्षिण दिल्ली के वन क्षेत्र से हमारे सहयोगी शरद शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए. दक्षिण दिल्ली के छतरपुर के सतबड़ी गांव के सामने रिज एरिया यानी वन क्षेत्र में कटे हुए पेड़ों के निशान आज भी आसानी से देखे जा सकते हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बेवजह डीडीए पर नहीं भड़क रहा. डीडीए को एक सड़क चौड़ी करनी थी. ये सड़क छतरपुर मेन रोड से साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए बन रहे अस्पताल और सीबीआई अधिकारियों के लिए बन रही हाउसिंग कॉलोनी की ओर जाने वाली मुख्य सड़क है. डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट से करीब 1100 पेड़ काटने की अनुमति मांगी. सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, लेकिन बाद में एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अदालत की अवमानना की अपील की और कहा कि डीडीए ने तो पहले ही वो पेड़ काट दिए हैं जिनकी इजाजत उसने सुप्रीम कोर्ट से मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया. हम याचिका लेके गए, कंटेम्प्ट पिटिशन. हमने ये बोला कि कोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन हुआ है 1996 का, जो ये बोलता था कि रिज को प्रोटेक्ट किया जाए. जब हम गए तो हमें ये पता लगा कि डीडीए ने पहले ही अप्लाई किया था, परमिशन मांगी थी कोर्ट से पेड़ काटने के लिए. वो परमिशन उन्हें नहीं मिली, लेकिन परमिशन मांगने से पहले ही डीडीए ने सारे पेड़ वहाँ पे काट दिए थे. लगभग हमारा गिनती है 1100, वो बोलते हैं 600-700. तो अभी उसकी एग्जैक्ट फिगर पता लगनी है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये बड़े शर्म की बात है कि बहुमूल्य पेड़ काट दिए गए. अदालत के सामने जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको देखकर अदालत ने मौखिक टिप्पणी की कि इन्हें देखकर लगता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेश पर पेड़ काटे गए, जो कि डीडीए के अध्यक्ष भी हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ना ऐसा कोई निष्कर्ष निकाला है और ना ही कोई आदेश दिया है. एलजी की तरफ से अभी तक उनका पक्ष भी नहीं आया है. लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज एक ईमेल दिखाकर दावा कर रहे हैं कि 3 फरवरी को एलजी ने इस जगह का दौरा किया और एलजी के आदेश पर ही यहां पेड़ काटे गए. एक रोड करीब 1 किलोमीटर की है, दूसरी रोड करीब 1.5 किलोमीटर की है. ये सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट की मेल में लिखा हुआ है ऑनरेबल एलजी विजिटेड द साइट मेंशन्ड अबोव. चोरी खुल गई, पकड़ी गई. डीडीए की ईमेल में लिखा हुआ है ऑनरेबल एलजी विजिटेड द साइट मेंशन्ड अबोव ऑन 3/2/2024 एंड फॉलोइंग डायरेक्शंस वर इशूड विद रिस्पेक्ट टू द इंजीनियरिंग विंग डीडीए. और इसके अंदर पेड़ को काटने की, तेज काम करने की सारी डायरेक्शन है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के उपाध्यक्ष को अवमानना का नोटिस जारी कर चुका है. कोर्ट उनसे जानना चाहता है कि किसके निर्देश पर पेड़ काटे गए. 3 फरवरी को उपराज्यपाल जब इस जगह पर गए थे तो क्या बात हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस इलाके में सड़क निर्माण के कार्य पर रोक लगा दी है. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देश दिया गया है कि वो आकलन करे कि यहाँ पर कितने पेड़ काटे गए हैं. दिल्ली सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के प्रमुख सचिव को कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है और उनसे पूछा है कि जब डीडीए ने यहाँ पर पेड़ काटे तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब 12 जुलाई को सुनवाई करेगा. बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन शख्स है जिसके निर्देश पर
दिल्ली में जो सबसे मुश्किल काम माना जाता है वो चुटकी बजा के हो गया, यानी कि बड़े पैमाने पर पेड़ काट दिए गए। देहरादून से अपने सहयोगी किशोर रावत और अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ दिल्ली के छतरपुर के सतबड़ी गांव से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई बात करते हैं फिल्म कल्कि 2898 AD की जो रिलीज हुई है। लगातार एडवांस बुकिंग किस तरीके से इसका रिकॉर्ड बनाती रही, उसकी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। भविष्यवाणी रही कि जबरदस्त कमाई करेगी, तो क्या बॉक्स ऑफिस की उम्मीदों पर ये खरी उतरेगी? दिखाते हैं आपको प्रशांत सिसोदिया की इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि भगवान के अंदर पूरी सृष्टि होती है, आपके अंदर तो भगवान है। करीब 21 लाख टिकटों की एडवांस में बिक्री के साथ कल्कि 2898 AD ने सिनेमाघरों में दस्तक दी। फिल्म ने पहले दिन यानी बृहस्पतिवार को देश में 92 करोड़ और दुनिया भर में 175 करोड़ का ग्रॉस कारोबार किया। कल्कि कल रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पे, जो कि बहुत अच्छा उसका फीडबैक रहा है। मोर देन 8,000 स्क्रीन से ज़्यादा रिलीज हुई है ग्लोबली, एंड इंडिया में 90 करोड़ के आसपास ऑल लैंग्वेजेस का नेट बॉक्स ऑफिस आ चुका है। ओवरसीज भी 7 मिलियन प्लस कर रहा है, तो लगभग 180-190 करोड़ ग्लोबल ग्रॉस बॉक्स ऑफिस डे 1 दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। नॉन हॉलीडे स्टार्ट था, थर्सडे वर्किंग डे स्टार्ट था, मैच भी था, उसके बावजूद ये नंबर आया है। फीडबैक ऑडियंस इसको बहुत पसंद आ रही है। अमिताभ बच्चन जी, प्रभास, कमल हसन, सबका काम उनको बहुत पसंद आ रहा है। स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट आइडिया है इंडियन पाइथो एंड साईफाई के साथ जो उन्होंने मिलके बताया है, वो बहुत लोगों को मज़ा आ रहा है उस फिल्म का। कुछ न्यू स्टोरी टेलिंग भी है, एंड हमें लग रहा है कि फिल्म का वीकेंड बहुत स्ट्रॉन्ग जाएगा। कल्कि के लिए वीकेंड 4 दिन लंबा है, क्योंकि फिल्म बृहस्पतिवार को रिलीज हुई और वर्किंग डे पर ये आंकड़ा काफी अच्छा माना जा रहा है। इस आंकड़े के साथ फिल्म ने कुछ रिकॉर्ड्स भी तोड़े। फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में सालार और RRR के प्रीमियर से हुई कमाई का रिकॉर्ड तोड़ा। इसने करीब $35 लाख का कारोबार किया। फिल्म ने हैदराबाद में भी पहले दिन सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड बनाया और यहाँ भी सालार और RRR के रिकॉर्ड तोड़े। और यहाँ पर करीब 1648 शोज से 15.84 करोड़ का कारोबार किया। श्री अमिताभ बच्चन, श्री कमल हसन, प्रभास, दीपिका पादुकोण को लेके इतनी बड़े बजट और इतनी बड़ी स्केल पे एक फिल्म बनाई जाती है, तो जो उम्मीदें होती है वो बिल्कुल आसमानों को छूती है। और जिस तरह का व्यवसाय इस फिल्म ने किया है, जहाँ पहले ही दिन पे लगभग 170-180 करोड़ का व्यवसाय वर्ल्ड वाइड ग्लोबल ग्रॉस पे इस फिल्म ने कर लिया है, तो वो एक अद्भुत बात है। और मैं सही मायने में मानता हूँ कि जिस तरह की रिपोर्ट्स है, जिस तरह की हाइप और हिस्टीरिया के साथ ये फिल्म रिलीज हुई है, हर दिन इसका व्यवसाय बड़े आंकड़े जोड़ता रहेगा इसके ओवरऑल नेट कलेक्शंस में। और जब तक ये इस फिल्म का अंत होगा बॉक्स ऑफिस पे, तब तक एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक फिगर को छू जाएगी ये फिल्म, और सही मायने में हर तरह की उम्मीद पे खरी उतरती दिख रही है फिलहाल। 2024 अब तक बॉक्स ऑफिस के लिए ठंडा रहा है। ऐसे में कल्कि जैसी फिल्में कारोबार में जान फूंक रही हैं और आने वाले वक्त में हिंदुस्तानी 2, पुष्पा 2, देवरा और कंगुआ जैसी फिल्मों से भी ऐसी ही उम्मीदें की जा रही हैं। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ। आजा। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।